स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, सभी मौर्य शासक के बारे में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था, सभी अभिलेखों के बारे में जानेंगे, मौर्य वास्तुकला से संबंधित सभी टॉपिक देखेंगे, धम्म क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरा मौर्य साम्राज्य फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैनल पर प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से पहले ये सभी वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य देखने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर 3 वंशों का शासन हो चुका है, कर चुके हैं। ये हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और आज इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। ये हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस, इसे लिखा है विशाख दत्त ने। इंडिका, इसके लेखक है मेगस्थनीज। और जैन और बौद्ध ग्रंथ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में है अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मौर्य शासक के बारे में। वैसे तो कई सारे मौर्य शासक हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इनके सिर्फ नाम देख लीजिए, क्योंकि ये भी शासक थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, और इसके जो अंतिम शासक हैं वो हैं बृहद्रथ। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में। इनका शासन काल है 322 बीसी से लेके 298 बीसी के मध्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने, और इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चाणक्य के अन्य नाम हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चाणक्य के दूसरे नाम क्या है, तो इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की बहन दुर्धरा से विवाह किया था। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नाम दिए गए हैं। ये हैं एरियन व प्लूकार्ड ने इन्हें एड्रोकोट्स कहा है, और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एरियन व प्लूकार्ड्स ने इन्हें एंड्रोकोट्स कहा है, और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स। 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि ये जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। नेक्स्ट है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। इससे पहले की वीडियो में हमने विदेशी आक्रमण में देखा है कि जो सेल्यूकस निकेटर था वह सिकंदर का सेनापति था, और ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। जब सिकंदर यहाँ से जाने लगा तो जाते समय उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को ये जो पश्चिमोत्तर भारत का ये जो एरिया है जहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, ये एरिया इसने सेल्यूकस निकेटर के हाथ में सौंप के चला गया था, अपने देश लौट गया था। तो यहाँ पे जब जाने के बाद इसकी जो शासक होता है, उस समय जब सिकंदर आया था तो भारत पे नंद वंश का शासन था। इसके बाद में आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है, और इसके बाद युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो ये जो इस एरिया के जो 4 प्रांत हैं इसे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। यहाँ पे जहाँ मैं टिक कर रही हूँ इस एरिया में आते हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, इन्हें हेलेना भी कहते हैं, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको इनकी ये पुस्तक भी ध्यान रखना है।
मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट है, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिया। संलेखना क्या होता है, तो इसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समस्त भारत का एकीकरण पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो आप देख रहे हैं, भारत में पहली बार किसी एक शासक के अंतर्गत इतना बड़ा साम्राज्य एकीकृत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है, तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मौर्य वंश का जो पहली बार एकीकरण हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। इनका जो शासन क्रम है वो है 298 बीसी से 273 बीसी के मध्य में बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और अमित्रघात किसे कहा जाता है, तो ये बिंदुसार को कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा गया है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार थे वह बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, उस समय जब अशोक को भेजा तो उस समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे, उसे विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता पूर्वक दबा दिया। ये तक्षशिला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तक्षशिला आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे तक्षशिला है और यहीं पर उन्हें भेजा गया था विद्रोह दबाने के लिए। अशोक को बिंदुसार ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो नहीं किया, जितना साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था बिंदुसार के समय में भी उतना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमिक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दो वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक को नहीं भिजवाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तो बिंदुसार से संबंधित आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। इनका जो शासनकाल है वो है 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य में। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग पर हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय तक ये जितना साम्राज्य आप देख रहे हैं, कलिंग छोड़ के बाकी सभी चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित कर लिया था। बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, कलिंग सिर्फ बचा था। और इसे किसने जीता, तो ये अशोक ने अपने साम्राज्य में जीत कर मिला लिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो उन्हें उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियां हैं, इसी को काट कर इसके अंदर ये दरवाजा है, यहाँ पर भी दरवाजा है, इसके अंदर गुफाएं बनाई जाती थी भिक्षुओं के रहने के लिए। नेक्स्ट है, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से पत्थरों पर अभिलेख लिखे जाते थे, जो भी संदेश राजा का होता था ताकि जनता उसे पढ़ सके।
अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है, तो ये लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं, खरोष्ठी लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं, ये जो पश्चिमोत्तर एरिया है भारत का वहां से मिले हैं। अरमाइक लिपि या पाकिस्तान से मिली है और ग्रीक लिपि, इसे यूनानी लिपि भी कहते हैं, या अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। जो खरोष्ठी लिपि होती है वो दाईं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शिलालेख है ये पत्थरों पे लिखा जाता है, कुछ पत्थर होते हैं उस पे लिख दिया जाता है, उसे ही शिलालेख कहते हैं। और यहाँ पे जो स्तंभ के आकार का ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये स्तंभ बना के इस पे जो भी लिखा जाता है, जो भी राजा का आदेश होता है इस पे जो लिखा जाता है उसे स्तंभलेख कहते हैं। और कुछ जो लेख होता है वो गुफाओं में लिखा जाता है, गुहाओं में तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसके अंदर जो लेख लिखे जाते हैं उसे गुहालेख कहते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरिटी फिन थैलर ने की थी, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि जेम्स प्रिंसेप को, ये जो आप लेख देख रहे हैं इसे पढ़ने में पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। अब हम देखते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, जिनकी संख्या 14 शिलालेख हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखते हैं। तो प्रथम शिलालेख है, इसमें अहिंसा पर बल लिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। द्वितीय अभिलेख, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तृतीय अभिलेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है जो धम्म यानी नैतिक नियम के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी धर्म यानी नैतिक नियमों की नैतिक नियम है उसके बारे में चर्चा किया गया है। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महापात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6वां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण जब चाहे मुझसे मिल सकता है। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट है 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्य अभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। अशोक राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष गया गए थे और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष अपनी धम्म यात्रा के दौरान लुम्बिनी गए थे, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 9वां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां अभिलेख, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म क्या होता है। और 12वें अभिलेख में इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां अभिलेख, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें प्रेरित किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अशोक के स्तंभ के बारे में। अशोक के स्तंभ की संख्या 7 है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। अशोक ने यूपी में सारनाथ स्तंभ बनाया जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं 1 2 3 शेर हैं, लेकिन 3 नहीं है, इसमें पीछे की तरफ भी एक शेर है जो कि अहिंसा का सूचक है और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इस जो अशोक का चिन्ह है इस पे घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल, यहाँ पे आप घोड़ा बैल देख सकते हैं और बाकी इसके दूसरी तरफ में हाथी और सिंह भी बनाया गया है। और ये 24 तिल्ली वाला चक्र, ये जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं
है ये, इसमें 24 तीली वाला चक्र भी है। अशोक का धम्म क्या होता है, तो ये देखें, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि अब व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवाओं के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो ये बातें अशोक के धम्म से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं मौर्य काल में प्रशासन कैसा था। मौर्य प्रशासन कैसा था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था राजा। राजा में संपूर्ण शक्ति निहित होती थी, जो संपूर्ण शक्ति होती थी वो राजा में केंद्रित थी। नेक्स्ट अधिकारी थे इसमें तीर्थ, इन्हें महामात्र भी कहते हैं। ये शीर्षस्थ अधिकारी होते थे। मुख्य अधिकारी इसमें आते थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज वगैरह। नेक्स्ट है समाहर्ता। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कर से संबंधित था। सन्निधाता ये राजकीय कोषागार और भंडागार के संरक्षक होते थे। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये ध्यान रखना है, जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना तथा 8,000 रथ सेना थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पैदल, अश्वारोही, गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे, यानी 6 सदस्यों की थी। इसमें 6 समिति थी, इसमें 5-5 सदस्य होते थे और ये टोटल 30 थे। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी जिसे कहते थे अंतपाल। तो मौर्य सैन्य व्यवस्था से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया है। इस प्रांत को चक्र भी कहते हैं। इस तरफ प्रांत दिया गया है, इस तरफ उसकी राजधानी है। पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती रथ, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, जिसके जो युवराज थे, जो शासन कर रहे थे इस पे, वो थे अशोक। कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी और पूर्वी प्रदेश, इसे प्रासी कहते हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था, जिसे विषय कहते थे, और विषय के जो प्रमुख होते थे वो विषयपति कहलाते थे। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना है। और सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामी कहलाता था। नेक्स्ट है, अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, जिन्हें अहिर भी कहते हैं, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। दार्शनिक कौन थे, तो इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। कृषक के अंतर्गत मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया है, यानी ये जो 7 वर्ग हैं इसमें सबसे अधिक कृषक थे मौर्य काल में। पशुपालक, इन्हें अहिर कहते हैं, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक की सर्वाधिक संख्या थी। निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 6 × 5 बराबर टोटल 30 सदस्यों का था ये। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह था कृषि, और यहाँ पे जो कर लिया जाता था वो 1/6 से लेके 1/4 हिस्से तक लिया जाता था। मौर्य काल में लकड़ी के भवन राजप्रसाद हुआ करते थे, मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना से मिले हैं। ये जो लकड़ी के भवन है इसे राजप्रसाद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे।
अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। चित्र में आप देख सकते हैं ये स्तूप है। स्तूप किसे कहते हैं? तो इसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख व्यक्ति होते थे उनसे संबंधित कुछ अंश रखे जाते थे और उसी पे ये स्तूप बनता था, तो इसे स्तूप कहते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। तो मगध में मौर्य वंश से संबंधित आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन डी सही है इसमें। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो टोटल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था और चाणक्य ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, ये भी ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का बना था, जो कि पाटलिपुत्र से मिला है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है इसमें। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है शिलालेख 13वां शिलालेख। ऊपर हमने देखा है 13वें शिलालेख में है, उसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी सही है इसमें। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये है अजातशत्रु। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था विश्वगुप्त। ऑप्शन बी सही है इसमें। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था तक्षशिला। ऑप्शन बी सही है। और उस समय अशोक अवंती के राजकुमार थे, अवंती के शासक थे, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो ये थे मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन ए सही है। तो आज इस वीडियो में हमने मौर्य वंश से संबंधित सभी टॉपिक को क्लियर किया है और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही।